नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक नर्ड यूट्यूब चैनल पे। और माफ़ करिएगा मुझे, मैं काफ़ी समय बाद आपके सामने लेकर आ रही हूँ एक किताब। और रीज़न ये था कि थोड़ी पर्सनली बिज़ी थी। जी हाँ, तो जो मुझसे बड़े हैं उनको मैं चरण स्पर्श करती हूँ, जो मुझसे छोटे हैं उनको मैं खूब सारा प्यार दे रही हूँ, और जो मेरे हम उम्र हैं तो हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत ही खुश होंगे, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत बीत रही होगी आपकी। तो आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं, या आप ये कहें कि जिस किताब के सफ़र पर हम निकलने वाले हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं रह गई है। उसने अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है, और आपने उसके बारे में सुना ही होगा। विश्व स्तर पे उसने भारत को और हिंदी भाषा को एक बेहद ही सम्मानित स्थान प्रदान किया है, और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि हिंदी भाषा का उपन्यास विश्व स्तर पर जाके अपनी ख्याति प्राप्त करता है। इतनी समृद्ध, इतना बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुई है ये किताब। और ये आगे जितने भी उपन्यास लेखन में हैं या जितने भी साहित्य के क्षेत्र में हैं, उनको एक प्रेरणा भी प्रदान करेगी कि हाँ, आपके जो कंटेंट हैं वो अच्छे हैं और आप भी उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं, और उससे पहले आप अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और आज की किताब के सफ़र पे निकलते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है रेत समाधि में कि ये इतनी चर्चित हुई। तो इससे पहले कि मैं रेत समाधि के बारे में बात करूं, थोड़ा सा इनकी ऑथर को जानते हैं, इनकी जो लेखिका हैं इस उपन्यास की, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इस किताब की जो लेखिका हैं वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, उनके लिए जो साहित्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया के कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनके विषय में कम जानते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि जो गीतांजलि श्री हैं वो साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत ही चर्चित नाम है। उनका रेत समाधि के अलावा कई सारी और रचनाएं भी हैं जो कि विश्व स्तर पर अनुवादित हुई हैं और उनको पढ़ा गया है, और वो भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी किताबें हैं। तो जो पांच उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, गीतांजलि जी ने लिखे हैं, वो है माई, एक है हमारा शहर उस बरस, एक है तिरोहित, खाली जगह, रेत समाधि, जिसके विषय में आप जान ही रहे हैं और जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ इनकी कहानी संग्रह भी हैं जिसमें है अनुगूंज, वैराग्य, मार्च, माँ और साकुरा, यहाँ हाथी रहते थे, प्रतिनिधि कहानियाँ। और इनका एक शोध ग्रंथ भी है जो है बिटवीन टू वर्ल्ड्स एंड इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद। जो गीतांजलि जी हैं, इनकी जो पहली कहानी थी वो थी बेलपत्र, और ये मशहूर साहित्यिक पत्रिका हंस में छपी थी। अब रेत समाधि के बारे में थोड़ा सा बात करें तो इनका जो ये उपन्यास रेत समाधि है, इसको 2021 में एमिली ग्यूमेंट प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, और इस किताब को अंग्रेजी में अनुवादित किया है डेजी रॉकवेल जी ने। और समकालीन हिंदी साहित्य के लिए ये उपन्यास एक बड़ी घटना बनकर सामने आई है, क्योंकि जो इसने उपलब्धि प्राप्त की है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और जाहिर सी बात है कि इसका अनुवाद किया है उन्होंने अपना काम बखूबी किया है, क्योंकि उसको वो पहचान मिल गई जो ये किताब डिजर्व करती थी। तो अब थोड़ा सा कहानी के विषय में हम देखते हैं कि किस बारे में है ये कहानी, या किस बारे में ये उपन्यास है, किसके चरित्र को इसने खूबसूरती से निखारा है। तो जो लेखिका हैं, जो गीतांजलि जी हैं, उन्होंने इस उपन्यास को 3 भागों में विभक्त किया है, और सभी हिस्से एक दूसरे के पूरक लगते हैं। ठीक है, जब आप पहला हिस्सा पढ़ के जब आप दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा, इसलिए पहला हिस्सा था ये। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, और ये उपन्यास कई सीमाओं को पार करती है, ये सरहद पार करती है, ये कई सारे जो मान्यताएं हैं, जो सीमाएं हैं जो स्त्री के लिए बना दिए गए हैं समाज में, पुरुषसत्तात्मक समाज में, तो उन सभी रूढ़िवादी जो सोच है उसको भी पार करती है ये उपन्यास। तो ये अपने आप में एक बहुत ही लंबा सफर तय करती है। और ये उपन्यास जो है ये
परिवार की सीमा को, जेंडर की सीमा को, समाज की सीमा को, इसके बाद देश की सीमा को भी पार करती है। ठीक है, तो ये कहानी जो है एक 80 साल की एक बुजुर्ग महिला के विषय में है, जो कि जिनका जिक्र काफ़ी देर बाद पता चलता है कि उनका पूरा नाम क्या है। उनका पूरा नाम चंद्रप्रभा देवी है। और वरना अगर उपन्यास में ज़्यादातर तो ये जो कैरेक्टर है, अम्मा का कैरेक्टर है या चंद्रप्रभा देवी जी का जो कैरेक्टर है, उसको अम्मा कह के ही संबोधित किया गया है। तो इनका नाम उपन्यास में बहुत देर बाद पता चलता है कि नाम क्या है अम्मा का। और मतलब होता ये है कि जो अम्मा हैं, उनके जो पति हैं, उनका निधन हो गया है। और निधन होने की वजह से अम्मा जो है बरसों से पलंग पर पड़ी हुई हैं। अब चूँकि शहर में मध्य वर्ग में खाट का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए खाट पकड़ने का जो मुहावरा है वो इसके लिए इस्तेमाल करना थोड़ा सा अनुचित होगा। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि जो माँ है, जो अम्मा है, वो एक तरीके से पूरी अपनी जो कहा जाए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उन्होंने लूज़ कर दिया है। और वो एकदम बिस्तर पे पड़ी हुई हैं, निढाल सी। उनका किसी भी मतलब किसी भी चीज़ में उनका दिल नहीं लग रहा है। और वो पूरी तरीके से अब उनको यही लग रहा है कि अब उनका भी समय निकट है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके का वो पूरा माहौल होगा। पूरा घर लगा रहता है कि अम्मा जो हैं वो पलक से उठ जाएं और वो घुले मिले लोगों से। और वो ये प्रयास जो है घर का हर एक शख्स कर रहा है कि अम्मा को उस पूरे मना स्थिति से निकाला जाए, और जिससे कि वो अपनी जो ज़िंदगी है वो वापस शुरू कर सके। लेकिन अम्मा जो है वो पलंग छोड़ने को तैयार नहीं है। अब यहाँ ये होता है कि काफ़ी समय बाद अम्मा जो है वो पलंग पे लेटे लेटे काफ़ी टाइम बीत गया है, और बेटा, बहू, बेटी, पोते सभी कहते रहते हैं, लेकिन वो उठ नहीं रही। और उनका यही कहना है कि मैं नहीं उठूंगी अब। ठीक है, फिर अचानक एक दिन होता है क्या कि जिसकी कल्पना कोई आदमी नहीं कर रहा, कोई घर का कोई कैरेक्टर या घर का कोई सदस्य नहीं कर रहा, क्योंकि सब कह कह के थक चुके हैं और अम्मा उठ नहीं रही हैं अपने उस खटिये से, या कहा जाए अपने उस पलंग से। वो उठने का उनका दिल ही नहीं कर रहा है। और एकाएक ऐसा होता है कि अम्मा उठ के खड़ी हो जाती हैं, और घर और वो छड़ी जो है उनके दीवार पे टंगी हुई है, और उस छड़ी के सहारे वो घर से बाहर निकल जाती हैं। और पूरा परिवार ये देख के दंग रह जाता है और कि हो क्या गया, ऐसा क्या हो गया कि अम्मा इतना कहने के बाद नहीं उठी, और एकाएक इनको ऐसा क्या हुआ कि वो उठ गई। फिर सब उनको खोजने लगते हैं कि कहाँ गई। वो उठ के बाहर निकल जाती हैं, और फिर उनको पता चलता है कि ये जो है खोज खबर लेते हुए सब लोग देखते हैं कि अम्मा एक थाने में मिलती हैं। और फिर अम्मा को घर लेकर आया जाता है। उसके बाद अम्मा जो है अपनी बेटी के पास रहने चली जाती हैं। तो यहाँ वो घर की सीमा लांघती हैं, जो कि जिसने जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये उठेंगी, और एकाएक ये उठती हैं और उठते ही घर की सीमा के बाहर निकल जाती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला ये प्रकरण था इसमें। और आप सोच नहीं सकते कि ये महिला उठेगी और उठने के साथ सीधे घर से बाहर चली जाएगी। तो ये एक बहुत ही रोमांचकारी घटना थी इसमें जब मैंने इसको पढ़ा तो। और फिर वो अपनी बेटी के पास रहने चली जाती हैं। अब बेटी जो है वो शादीशुदा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग बात है कि लड़कियों की शादी को लेके लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। अगर किसी के घर में लड़कियां शादीशुदा नहीं हैं तो समाज उसको 10 तरीके की बातें बोलता है। तो ये इस उपन्यास में है कि समाज पे प्रहार किया गया है, और वो अपनी बेटी जो कि शादीशुदा नहीं है उसके पास चली जाती हैं रहने, किंतु किसी के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, किसी के साथ वो रह रही हैं लेकिन शादी नहीं किया है। अब उसके पास रहने चली जाती हैं तो अम्मा का जो पूरा कैरेक्टर है, पूरा जो उनका कायाकल्प है, वो पूरी तरीके से बदलने लगता है। ठीक है, किस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन आने लगता है जब इनका सामना होता है या जब इनकी मुलाकात होती है एक रोज़ी नाम के कैरेक्टर से। अब रोज़ी जो है वो एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है, और वहाँ पे वो जब उनसे मिलती हैं, रोज़ी से मिलती हैं, और जिसके कारण उनका पूरा जो रहन सहन है, उनका जो मानसिक जो तकलीफ है, वो सब कुछ ख़त्म होने लगता है रोज़ी के कैरेक्टर के आने के बाद। अब रोज़ी कभी कभी वेश बदल कर
आती थी, कभी किसी आदमी का शक्ल ले लिया, कभी किसी औरत का शक्ल ले लिया। और एक तरीके से कहा जाए कि उनकी अम्मा को उनका जो साथ था, रोज़ी का साथ था, वो अच्छा लगने लगता है और उनका रोज़ी का असर अम्मा पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब होता ये है कि चूँकि मतलब अब ये है स्थिति कि रोज़ी के आने के बाद जो आप कभी नहीं सोच सकते थे वो होने लगता है। वो अम्मा जो हैं पूरी तरीके से नई होने लगती हैं और उनकी जो बेटी है, जो उनकी देखरेख कर रही हैं, अम्मा की देखरेख कर रही हैं, वो अम्मा के मदर के रूप में सामने आने लगती हैं। मतलब जो बेटी है वो माँ बन जाती है और जो माँ है वो बेटी बन जाती है। तो इस तरीके का जो है इसमें चित्रण उन्होंने किया है। उसके बाद एक बहुत ही सबके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक काम ये होता है कि अम्मा जो है अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान जाती हैं। अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्यों जाती हैं, कैसे। तो ये फिर अगर मैं पूरी बात बता दूं तो फिर उपन्यास पढ़ने का मज़ा क्या रहेगा। मैं उसमें की कुछ रोमांचकारी घटनाएं आपके साथ एक मोटी जो इसकी स्टोरी लाइन है वो मैं शेयर कर रही हूँ। फिर ये पाकिस्तान जाती हैं और वहाँ जो है बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के वो पहुँच जाती हैं। और पाकिस्तान जाने के बाद उनका राज खुलता है कि एक्चुअली जो चंद्रप्रभा देवी थी, उनका जो अतीत रहा है वो बहुत ही मार्मिक रहा है। वो चंदा हुआ करती थी और उनका जो एक मुस्लिम शख्स जो अविभाजित भारत था उसमें उनकी शादी होने वाली थी, शादी हुई थी उनके साथ, जिनका नाम अनवर रहता है। और उनके साथ अम्मा की शादी हुई थी। और अम्मा यानी जो चंदा हैं, उनका जन्म पाकिस्तान में एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद और वो जो हिंदू मुस्लिम दंगे होना शुरू हुए, इसकी वजह से ये जो अम्मा का परिवार है वो अम्मा के साथ हिंदुस्तान चला आता है। लेकिन अनवर जो है वो वहीं रह जाते हैं, इनके पति वहीं रह जाते हैं और अम्मा यहाँ हिंदुस्तान में चंद्रप्रभा हो जाती हैं और अनवर वहीं रह जाते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि आपको ये जानना अब के लिए ये कहानी, मतलब ये उपन्यास पढ़ना पड़ेगा कि क्यों गई थी अम्मा उर्फ जो चंदा है या चंद्रप्रभा देवी हैं, उस उम्र में अपने मतलब 80 की उम्र में वो गई पाकिस्तान। और फिर धीरे धीरे वो रहस्य खुलता है कि वो अपने पति से मिलने गई और फिर क्या हुआ। ये सारी कहानी, ये सारी जो तथ्य हैं, इसको जानने के लिए आपको ये उपन्यास पढ़ना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे क्या, मतलब क्यों गई वो वहाँ पे इतनी उम्र बीतने के बाद, बच्चे होने के बाद, अपने बुजुर्ग अवस्था में जब एक समय के लिए वो अपने पलंग से नहीं उठ रही थी और एकाएक वो सरहद पार अपने पूर्व प्रेमी से मिलने चली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ही झंझोड़ने वाली है। आप जब इसको पढ़ोगे तो ये ऐसा आपको महसूस होगा कि जो चंद्रप्रभा देवी है उनकी कहानी एक कमरे से शुरू होती है और वो कमरा कब पाकिस्तान में बदल जाता है, कब एक इतना बड़ा देश में बदल जाता है और वो इस पूरे सिचुएशन को अपने आप अपनी इच्छा से ये बदलाव करती हैं। तो ये एक अपने आप में देखने वाली चीज़ है। और सबसे बड़ी इसमें मुझे ये लगा कि इसमें इस उपन्यास ने मध्यवर्गीय परिवार के दिनचर्या, रिश्ते नातों, भाव विडंबनाओं, लगाव अलगाव, सपने, उम्मीदें को बहुत ही खूबसूरती से रेखांकित करती है ये उपन्यास। माँ बेटी के बीच का रिश्ता को बड़ी बारीकी से इस उपन्यास ने उकेरा है। साथ ही साथ बेटी को विदा करने के बाद एक माँ की क्या स्थिति है, बेटी के घर में जहाँ समाज में कहते हैं कि पानी भी नहीं पी सकते हैं, वहाँ जाके अपनी बेटी के घर में रहना। फिर एक ऐसी चीज़ करना जिसमें कि अमूमन होता है कि आप अगर किसी को पसंद कर रहे हैं और वो किसी दूसरे धर्म का है तो अमूमन लोग उस बात को छुपा लेते हैं कि इस तरीके की चर्चाएं अगर समाज में होंगी तो बदनामी होंगी। और ये सब कुछ ताक पे रख के अम्मा ने पाकिस्तान जाके अपने पुराने प्रेमी से मिलने का फैसला किया। ये सब चीज़ें आपको कई सारी जो हैं चीज़ों को आपके सामने रखता है, मन स्थिति, मनोभावों को आपके सामने रखता है कि क्या उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी कि वो इस तरीके का फैसला लिया, उन्होंने क्यों लिया। तो एक तरीके से ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की एक ऐसी गाथा है
जिसमें बीता समय मनुष्य के मन में बना रहता है, वो दबता नहीं है। आप जो आपका समय बीत गया, जो आपको लग रहा है कि ये आपका पास्ट है, ये आपका अतीत है और वो ख़त्म हो चुका है, तो अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। वो कभी नहीं ख़त्म होता। वो जिज्ञासाएं, वो सब कुछ आपके दिमाग में वैसे ही बनी रहती हैं। और जब भी वो रह कि वो आग की तरह जो है आपके अंदर जलने लगता है और अचानक ही वो उबाल आएगा और वो बाहर निकल आएगा, और जब वो बाहर आएगा तो सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है। और यही होता है अम्मा के साथ। अम्मा का पास्ट जो किसी को भी नहीं पता, उनके परिवार में नहीं पता, उनके बच्चों को नहीं पता, और एकाएक जब सब कुछ सामने आता है तो वो अपने आप में एक बहुत ही विचित्र सी स्थिति हो जाती है। भारत विभाजन के बाद फिर उनकी शादी हुई, बच्चे हुए और सब कुछ बीता, सब कुछ ठीक ठाक रहा, और फिर एकाएक उनका जो दर्द था वो छलक के बाहर आ गया। जो भीतर का उनका तूफान था वो बाहर आया, और किस तरीके से उनको धक्का देते हुए वो पाकिस्तान लेकर चला गया। तो ये जो है ये रेत समाधि है। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि कुछ जिज्ञासु ये पूछेंगे कि चंदा और अनवर की शादी किस तरीके से हो गई, क्या ये प्रेम विवाह था या अदालती था या क्या था। तो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि इस तरीके के विवाह हुआ करते थे। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो 1870 में जो अविभाजित भारत था उसमें इस तरीके के कानून भी बने थे और इजाज़त भी दी गई थी कि इस तरीके की शादियां हो सकती हैं, बशर्ते परिवार की रजामंदी हो। तो ये कुछ जो है जिज्ञासा आपके मन में उद्वेलित करता है कि क्या है ये कहानी क्यों लिखा उन्होंने। तो ये जो है एक जिज्ञासु पहलू है। अब मैं इसकी भाषा की बात करूं तो इसमें गद्य और काव्य दोनों भाषाओं का बहुत ही खूबसूरती से सम्मिश्रण आपको दिखता है। अगर आप इसके शिल्प की बात करें तो ये उपन्यास लेखन की में कई सारी बनी हुई सरहदों को ध्वस्त करती चली जाती है। ये उपन्यास मतलब अपनी जो एक तय सीमा है या एक तय क्राइटेरिया है कि इस तरीके से आप उपन्यास लिखोगे, वो इस शैली को तोड़ती है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि घर में कई सी निर्जीव पड़ी हुई चीज़ें जीवंत हो जाती हैं। प्रकृति पूरी जीवंत हो उठी है, कौवे बात कर रहे हैं, सब कुछ जो भी इर्द गिर्द है वो सब जीवंत है। कुछ भी अछूता नहीं रखा है गीतांजलि जी ने इस उपन्यास में। ध्वनियों का इस्तेमाल इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से किया है, और ये जो ध्वनियाँ इन्होंने इस्तेमाल किया है वो इसको जीवंत बनाती चली जाती है उपन्यास को। हिंदी और उर्दू साथ ही साथ अंग्रेजी भाषाओं का बहुत ही खूबसूरत मिश्रण है, और देशज शब्द जो कि लुप्त हो गए हैं, प्रायः सुनने को नहीं मिलते हैं वैसे देशज शब्द, वो सारे शब्दों का भी प्रयोग इसमें उन्होंने किया है। और एक तरीके से कहा जाए तो उनका प्रयोग मतलब के साथ साथ इन्होंने कुछ नए शब्दों का भी इजाद किया है, कुछ नए शब्द भी गढ़े हैं। तो इस तरीके का ये उपन्यास है। उपन्यास जो है उपन्यास के अंदर पूरी, जैसा कि मैंने कहा, पूरी ही प्रकृति जीवंत हो उठी है, और एक बहुत ही निर्भीक तरीके से इसको प्रयोग किया गया है। एक प्रयोगशीलता इसमें दिखती है उस उपन्यास में। इसमें व्यंग्य भी है, इसमें आत्म विनोद भी है, साथ ही साथ जो इंग्लिश की एक बहुत ही मशहूर शैली है जिसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये भी आपको इसमें कहीं ना कहीं उसकी भी झलक आपको देखने को मिलती है। अब अगर पठनीय दृष्टि से बात करें कि कैसा पढ़ा जा सकता है इस उपन्यास को कि नहीं, तो पठनीय दृष्टि से बात करें तो देखिए ये किताब आपको तसल्ली से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आज का जो कल्चर है वो बहुत ही डिजिटली फास्ट कल्चर है। सब कुछ आपको बहुत ही फास्ट चाहिए, फास्ट खाना चाहिए, फट से बटन दबाया सब कुछ आपके सामने। तो नहीं, ये आपको थोड़ा सा पुराने समय में खींच के लेके जाएगी। आपको बहुत ही इत्मीनान से इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही जल्दीबाजी में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी ऊब जाएंगे। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये रीडर फ्रेंडली नहीं है। ये आपकी गंभीरता मांगती है किताब, आपका समय मांगती है, और समय के साथ साथ बहुत ही लय बनाकर पढ़ना, जो कहते हैं कि एक लय के साथ पढ़ना, वो उसका डिमांड है इस किताब में। इस किताब को पढ़ने के लिए उस दृष्टि से आपको पेशेंस चाहिए। तो थोड़ा पेशेंस इज़ वर्च्यू वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ लगेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये किताब जो है पसंद आई होगी, और अगर आप जो है इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा
आप मुझे लिख के बताइएगा कि अगर मुझसे कुछ गलती रह गई या कुछ मुझसे छूट गया तो भी बताइएगा कि ये चीज़ आपसे मिस हो गई। और कैसी लगी इसको पढ़िए, इस उपन्यास को, और पढ़ के बताइए कि उपन्यास कैसी लगी आपको, और मैसेज करिए, मुझे कमेंट करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीके की किताब हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।